बच्चों नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम्स एंड वर्क्स का जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा प्री से लेकर मेंस लेवल तक प्रिपेयर करेंगे। पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे कि टाइम्स एंड वर्क के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कैसे बनते हैं। आज तक जितने भी बैंक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट की बारीकियाँ को समझेंगे ताकि हमें प्री से लेकर मेंस तक कोई भी दिक्कत ना आए। तो जो भी बच्चे 2026 में बैंक एग्ज़ाम को टारगेट करने हैं तो बच्चों आपसे बस यही आग्रह है, इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट देखना है। आई होप कि हमारा ये वीडियो 2026 में बैंक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। चलो शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल फेसलेस वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, कैमरा नहीं चलेगा, बस पूरा स्क्रीन चलेगा। बस आप पूरा फोकस के साथ में देखिए ताकि आपका जो माइंड है कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो। राइट, चलो शुरू करते हैं। जो टाइम एंड वर्क, टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है। देखो, टाइम एंड वर्क, टाइम यानी समय, वर्क यानी कार्य, यानी जो समय के अनुसार कार्य किया जाता है, जो एक्टिविटी की जाती है, उसके आधार पर बैंक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इसको बेसिक से समझेंगे कि टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, वेजेस क्या होते हैं। राइट, और इसका प्रोसीजर है पूरा का पूरा, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट लगते होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट एकदम बारीकी से हम समझने वाले हैं। राइट, देखो टाइम क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। टाइम के बारे में तो आप सब जानते हो भाई, टाइम होता क्या है, समय। समय क्या होता है, देखो समय वो होता है जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, कभी भी रोक नहीं सकते। समय हमेशा चलता रहता है, कुछ भी रुक सकता है, मशीनें रुक सकती है, कार्य रुक सकता है, और जो आज लाइव है वो कल उनकी सांसें रुक सकती है, कुछ भी हो सकता है। इवन समय, समय कुछ भी कर सकता है लेकिन समय खुद नहीं रुकता। ये वर्षों से, हजारों सालों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। 24 घंटे का ये टाइम पीरियड जिसमें 12 आवर की आपका डे है एंड 12 आवर आपका उसमें क्या नाइट है। ये जो सिस्टम है सनराइज एंड सन ईस्ट का, राइट, ये राइज और आपका ये हमेशा चलता रहेगा, कभी भी कम नहीं होगा। राइट, समय आपका हमेशा चलता रहेगा, कुछ दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन समय कभी भी नहीं बदलेगा। अब वर्क क्या है बेटा, वर्क होता है कार्य। अब कोई इंसान है, उसको जिंदा रहने के लिए कुछ एक्टिविटी करना जरूरी है। यदि वो एक्टिविटी नहीं करेगा तो खाएगा क्या वो। अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए उसे जो एक्टिविटी, जो इंसान एक्टिविटी करता है समय के साथ, समय के साथ जो एक्टिविटी करता है उसको हम वर्क बोलते हैं। कार्य, कार्य क्या है, कार्य क्या है, डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटी जो आपकी रोजाना की एक्टिविटी, प्रतिक्रिया होती है, डेली एक्टिविटी। राइट, अब देखो आपका जो कार्य है वो समय पर निर्भर करता है, ये तो पता ही है। आपका कार्य है वो समय पर निर्भर करता है और साथ में ये मैन पावर पर निर्भर करता है, जिसको बोलते हो आप एफिशिएंसी। किस पे निर्भर करता है, एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी क्या बेटा, एफिशिएंसी होती है क्षमता। अब क्षमता क्या होती है, ये पावर होती है। कोई इंसान के अंदर ज्यादा ताकत होती है, किसी में कम क्षमता होती है, यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है, यानी वर्क जो पावर होती है, यानी वर्क लिमिट होती है। कोई इंसान कितना कार्य कर सकता है उसकी एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। कुछ एक इंसान उसको एफिशिएंसी भी बोलते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क होता है जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है, जिससे हम अपनी आजीविका को रन करते हैं, हमारी लाइफ को स्पेंड करने के लिए जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है, हार्ड वर्क होता है, जो स्ट्रगल होती है, राइट, उसको हम बोलते हैं वर्क। और टाइम तो आपको पता ही है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती है वर्क को करने के लिए जो जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, मैन पावर यानी क्षमता की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है एफिशिएंसी। राइट, ये तीन टर्म समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़े। तीन टर्म समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़े, वर्क कार्य, टाइम समय, एफिशिएंसी क्षमता। अब आगे देखो, अब एक फॉर्मूला है जो कि एक सच्चाई है कि हमारा जो कार्य होता है, हमारा जो कार्य होता है वर्क, राइट, कार्य वर्क होता है, वो डिपेंड करता है किस पर, किस पर, किस पर डिपेंड करता है। ये हिडन ट्रूथ है, रियल ट्रूथ है ये। राइट, जो कार्य है वो किस पर निर्भर करता है, वो समय पर निर्भर करता है।
कार्य समय पर निर्भर करता है। समझ आया? यदि समय नहीं है तो कार्य नहीं होगा। समझ आया? कार्य है, समय नहीं है तो फिर कार्य करेगा कौन? तो ये हिडन ट्रुथ है। जो कार्य है, वर्क है, वो समय पर डिपेंड करता है, राइट। और कार्य को हमेशा हम यूनिट मानते होते हैं, एक यूनिट। कार्य को हमेशा यूनिट मानते होते हैं, एक यूनिट। क्या मानते होते हैं? यूनिट। यानी कार्य को हम वन मानते हैं। कार्य को हम आगे जाके सवाल के अंदर हम इस कार्य को हम क्या करेंगे? वन यूनिट मानेंगे। क्या मानेंगे? वन यूनिट मानेंगे। यूनिटी, यूनिटी यानी एकता, एकता। समझ आयो? एकता, यूनिट, एक। अब कार्य को हम हमेशा एक मानेंगे। अब देखो, कार्य समय पर निर्भर करता है। कार्य की जो यूनिट होती है, कार्य को हमेशा एक मानेंगे। कितना भी कार्य हो हम उसको एक मान लेंगे, राइट। ध्यान रखना आगे। अब एक आता है एफिशिएंसी, जो टर्म है एफिशिएंसी, राइट। अब इसमें क्या है? एफिशिएंसी, जो आपका एफिशिएंसी होता है ना, जो ई, एफिशिएंसी को लिखते हैं ई, ये डिपेंड करता है टाइम पर। ये भी आपका टाइम पर डिपेंड करता है, राइट। टाइम के अलावा ये एफिशिएंसी आपका वर्क पर भी निर्भर करता है, और वर्क आपका एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। ये जो हिडन ट्रूथ है मैं आपको बता रहा हूँ। वर्क एफिशिएंसी पर निर्भर करता है, एफिशिएंसी वर्क पर निर्भर करती है। टाइम आपका वर्क पर निर्भर करता है, और जो है वर्क आपका टाइम पर निर्भर करता है। कैसे, वो आगे चलकर हम समझेंगे। तो इस एक कंप्लीट जो ये रिलेशन है ना, इससे एक चीज निकल कर आई कि जो W है ना, इक्वल टू होता है E इंटू टी, यानी एफिशिएंसी इंटू टाइम। यानी एफिशिएंसी और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है ना, इक्वल टू होता है वो टोटल वर्क के बराबर, राइट। W इज वर्क, E फॉर एफिशिएंसी, T फॉर टाइम। ये एक फॉर्मूला, एक आपकी इक्वेशन निकल कर आई कि वर्क आपका होता है ना हमेशा, वो एफिशिएंसी और टाइम के बराबर होता है, इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जिस एफिशिएंसी से जो कार्य किया जाता है, समझ आया? जो टाइम के अकॉर्डिंग जिस क्षमता से आप कार्य करते हो, उसको हम बोलते हैं आपकी टोटल वर्क। वर्क क्या होता है? ईटी, याद रख लेना, WET, ये याद रख लेना, वेट। इससे आपको समझ में आ जाएगा WET, वेट। अब देखो, इसकी तीन इंपॉर्टेंट केस होते हैं WET के, जिसमें फर्स्ट केस आपका बैंक एग्जाम में 98% उस पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी दो केस भी आपको समझने हैं जिस पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारे के सारे हम करने वाले हैं। देखो बेटा, अब कोई भी काम करते हैं हम, 2 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं या महिलाएं हैं, राइट, मेन, वुमेन, चाइल्ड, यूथ, जो भी है, जो काम कर रहे हैं, राइट। तो हर एक व्यक्ति की जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो इक्वल नहीं होती। हर एक इंसान की जो एफिशिएंसी होती है वो इक्वल नहीं होती, नॉट इक्वल होती है। आपको पता है, कोई 1 घंटे में कम काम करता है तो कोई 1 घंटे में ज्यादा काम करता है। समझ आया? तो एफिशिएंसी कभी भी बराबर नहीं हो सकती। और आपका जो वर्क है, वर्क कभी भी बराबर नहीं हो सकता। कोई काम थोड़ा होता है, कोई काम ज्यादा होता है। समझ आया? और आपका जो समय है वो इन दोनों पर डिपेंड करता है। यानी काम ज्यादा है तो समय कम लगेगा, काम ज्यादा है तो समय ज्यादा लगेगा। समझ आया? काम ज्यादा है तो समय ज्यादा लगेगा, और काम कम है तो समय कम लगेगा। ये बात समझ में आई? अब देखो, इंसान की एफिशिएंसी ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है तो समय कम लगेगा। अब यहाँ पे 3 रिलेशन समझ लो आप। क्या है? देखो, क्या है? वर्क है, वर्क यदि ग्रेटर है, मोर है, वर्क यदि ज्यादा है तो क्या होगा? वर्क ज्यादा है तो टाइम भी क्या लगेगा? इक्वल में क्या है? टाइम भी आपका ज्यादा लगेगा। वर्क ज्यादा है तो बराबर में टाइम भी ज्यादा लगेगा। अब देखो, वर्क लेस है तो टाइम भी आपका लेस लगेगा। समझ आया? वर्क यदि लेस है तो टाइम भी लेस लगेगा, लेस देन, राइट। अब देखो, एफिशिएंसी यदि ज्यादा है, एफिशिएंसी ग्रेटर है तो क्या होगा? टाइम लेस लगेगा, टाइम कम लगेगा। समझ आया? इतनी बात समझ में आई? ये रिलेशन आपको समझ में आया? अब इससे 3 केस निकल कर आते हैं सामने। वो 3 केस क्या है? यदि आपका फर्स्ट केस सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि वर्क बराबर है, वर्क क्या है? वर्क बराबर है, इफ वर्क इज कांस्टेंट और इक्वल। यदि वर्क बराबर है या वर्क इज कांस्टेंट। क्या है? वर्क इज कांस्टेंट। वर्क बराबर है या कांस्टेंट है,
उस समय क्या होगा, देखो हमारा थ्योरम क्या कहता है, W इक्वल टू होता है E इंटू टी, यही होता है। अब कोई दो व्यक्ति के लिए ये कार्य कैसे होगा, देखो ये टोटल वर्क कैसे होगा, यानी मैं एक व्यक्ति को मान लेता हूं E1, उसकी इफिशियंसी को मान लेता हूं E1 और उसके टाइम को मान लेता हूं T1, क्योंकि वर्क तो बराबर है दोनों का। देखो दोनों के वर्क को मैं W ही ले लेता हूं, W इंटू टी, यानी ये तो बराबर होगा, W होगा, यानी यहाँ 200 है तो यहाँ पर भी 200 होगा, यहाँ 400 तो 400 ही होगा, क्योंकि कार्य तो सेम ही है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी अलग अलग होगी। इसकी एफिशिएंसी E1 होगी, इसकी T1 होगी, इसकी E2 कर देते हैं, इसकी T2 कर देते हैं, इनकी एफिशिएंसी अलग अलग है। समझ आया? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम, इसे एक थ्योरम निकल के आएगी। अब देखो यहां से यदि कार्य बराबर है तो W का मान इसके बराबर रख सकता हूं ना मैं, तो क्या कर सकता हूं मैं, देखो W2 को ये जो मान है इस W की जगह रख सकता हूं ना, तो यहां से देखो क्या निकल के आएगा, E1 इंटू में T1 इक्वल टू E2 इंटू में T2, ये एक रिलेशन निकल कर आता है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो E1 अपॉन में E2 इक्वल टू T2 अपॉन में T1, ये आपका थ्योरम निकल कर आती है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या पता है, कि आपका जो एफिशिएंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जब कार्य बराबर हो, जब काम बराबर हो, तो आपकी एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। इसका मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, व्यतक्रमानुपाती होती है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है यदि एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और टाइम ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब एफिशिएंसी कम है। समझ आया? एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लग रहा है तो क्या एफिशिएंसी कम है, या टाइम ज्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी कम है। इसका मतलब यही हुआ। और दूसरा है, और क्या होगा, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में E। अब ये 1 क्या है, ये है बेटा वर्क, ये क्या है आपका वर्क, यहाँ पे मैंने ये वर्क ले लिया। समझ आया? एफिशिएंसी क्या है, वर्क है, ये 1 क्या है आपका, ये यूनिट वर्क है आपका, यानी एक काम करेगा T समय में, तो कितना जो आपका एफिशिएंसी होगी वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। समझ आया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये दो रिलेशन है, इसको समझते हैं, देखो आगे हम। समझ आया? यहाँ क्या है, टाइम कम तो एफिशिएंसी ज्यादा, और टाइम ज्यादा तो एफिशिएंसी कम। ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बैंक एग्जाम में 90% से ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में भी सबसे ज्यादा इससे पूछे गए हैं, जो मेन वुमेन वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझते हैं, देखो आगे समझते हैं इसको, कि देखो टाइम बराबर है, क्या है, फर्स्ट ये टाइम बराबर है, लिख दूं, टाइम इक्वल है। जब आपका टाइम बराबर है तो क्या होगा, टाइम बराबर होगा तो फर्स्ट को मानो आप, टाइम मान लो आप फर्स्ट में 200 काम है आपका, 200 काम है, और दूसरे के लिए भी टाइम तो बराबर रहेगा, यानी वर्क बराबर रहेगा, टाइम बराबर नहीं बेटा, वर्क बराबर, सॉरी वर्क, क्या वर्क बराबर है, राइट। यहां देखो वर्क, यही कर रहे हैं ना, वर्क ही बराबर कर रहे हैं ना हम, देखो वर्क बराबर है। अब देखो जब वर्क बराबर है तो यहाँ पे कर लो, इसका भी कार्य वर्क 200 है, इसका भी 200 है, राइट, यानी वर्क आपका बराबर है। तो क्या है, इसकी जो इफिशियंसी मान लेता हूं मैं 10 की मान लेता हूं, और 10 के हिसाब से देखो इसकी ये 10 एफिशिएंसी है, मतलब इसका अर्थ क्या है, एक दिन में ये 10 काम करता है, तो 200 काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में 10 काम करता है तो 200 कितने दिन में करेगा। तो यहां देखो फॉर्मूले ले लो ना डायरेक्ट, E इक्वल टू टी, ए इंटू टी। अब W ये लिख दिया, E की जगह 10 है तो T का निकाल सकते हो ना, 10 का भाग दे दो तो यहाँ पे आ जाएगा 20। समझ आया? 20 आ जाएगा ना, 10 का डिवाइड करूंगा 0 से 0 कट जाएगी, 20 आ गया, यानी T बराबर 20 आ गया। यानी देखो 10 को 20 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इनका प्रोडक्ट करूंगा तो 200 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो दूसरे की इफिशियंसी ज्यादा कर लेता हूं, यानी इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 20। जब इसकी इफिशियंसी 20 होगी तो इसका टाइम कितना होगा, 20 ही ना। अब यहां से एक चीज निकल कर आती है, देखो यहां पे एफिशिएंसी और टाइम का एक रेशो निकल कर आता है, एफिशिएंसी और टाइम का रेशो निकल कर आता है। ये दोनों की एफिशिएंसी है, ये दोनों का टाइम है। ऐसे एफिशिएंसी क्या है, 10:20, यानी 10 और 20 एफिशिएंसी होगी। टाइम का रेशो क्या है, 20-20।
अच्छा 20 20 400 हो गया ना, तो यहाँ 10 हो जाएगा ना, 20 दाया 200, यहाँ 20 लिख दिया मैंने, 20:10 यही होगा। अब आप देखो, जब कार्य बराबर है, जब काम बराबर है, तो इनकी एफिशिएंसी और टाइम है ना, दोनों अपोजिट है, इनका रेशियो क्या है, अपोजिट है। 10:20 है तो 20:10 है। इसको 0 0 को हटा दोगे तो ये देखो इसका रेशियो निकल कर आएगा 1:2 और टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1, यानी इनका डायरेक्ट उल्टा ये रिलेशन आ रहा है रेशियो का। जब कार्य बराबर हो तो इनका जो एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसका उल्टा रेशियो टाइम का होता है, और टाइम का रेशियो उसका उल्टा रेशियो हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। ये याद रख लेना, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस थ्योरम से निकल कर आता है। देखो यहाँ देखो E1 है तो T1, क्योंकि इनवर्सली इसका उल्टा हो रहा है, डायरेक्ट उल्टा हो रहा है, समझ आया। E1/E2 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1/2 आया था ना, देखो 1/2 आया था, 1/2, और यहाँ करूंगा तो क्या आ जाएगा, बराबर में 2/1, 2/1। आप देखो उल्टा आ रहा है ना, इसके एफिशिएंसी का रेशियो है ना, उसका उल्टा टाइम का रेशियो हो रहा है। बस यही चीज मैंने यहाँ पे समझाई है, जब टाइम बराबर हो तो, समझ आया। अब देखो, अब आपका क्या हो, वर्क बराबर, अच्छा वर्क बराबर हो। अब होता है दूसरा केस ले लेता हूं मैं, जब यदि वर्क बराबर हो, वर्क इज कांस्टेंट, जब आपका वर्क बराबर हो। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, W = E × T। अब मैं ना बेसिक से करवा रहा हूं पूरा, 2026 के लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि डाउट नहीं रहने चाहिए, प्री और मेंस तक जाएंगे हम, तो इसलिए ये चीजें सीखना बेहद ज्यादा जरूरी है। ऐसे मत समझना सर जी ये क्या करवा रहे हो। जब वर्क कांस्टेंट हो, अच्छा अब टाइम कांस्टेंट करना है ना यार, एक सेकेंड यार, ये वर्क 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 वर्क, अब क्या टाइम कांस्टेंट है, टाइम, अब टाइम कांस्टेंट है, अब टाइम को कांस्टेंट कर दो दो लोगों के लिए, तो यहाँ पे W1 W2 और टाइम को T रख लो, टाइम को T रख लो, इसकी एफिशिएंसी E1, इसकी एफिशिएंसी E2, टाइम दोनों का बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, अब जब टाइम बराबर होगा, जब टाइम बराबर होगा तो कैसे करोगे बताओ, अब T के मान के बराबर कर लो ना, T के मान के बराबर करो। जब T यहाँ करूंगा तो ये W1 E1 हो जाएगा ना, इसको हल करूंगा तो T बराबर क्या हो जाएगा, W1/E1, तो इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ T बराबर हो जाएगा W2/T2। अब दोनों को यदि मैं बराबर करूं तो मेरे पास एक रिलेशन आएगा, W1/E1 = W2/E2, समझ आया। इससे क्या निकल के आया, इससे एक चीज निकल के आया कि जो आपका जो वर्क होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका एफिशिएंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी। देखो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, यानी जितना वर्क उतनी एफिशिएंसी, समझ आया, यानी जितना वर्क उतनी ही एफिशिएंसी। यदि वर्क को बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और एफिशिएंसी को कम करोगे तो वर्क भी कम होगा, समझ आया। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए जब आपका टाइम कांस्टेंट हो। अब याद कैसे रखेंगे, याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, W = E × T होता है। अब टाइम कांस्टेंट है तो T को 1 कर दो, T को 1 कर दो और ये बराबर को उठा के प्रोपोर्शनल लगा दो, तो W इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E हो जाएगा। बस ऐसे याद कर लो, जिसको भी कांस्टेंट करना हो उसको डायरेक्ट 1 कर दो, जिसको भी कांस्टेंट करना हो उसको डायरेक्ट 1 कर दो और बराबर को उठा के प्रोपोर्शनल लगा दो, तो इजीली हो जाएगा, समझ आया। ये रिलेशन है दोनों का। अब ये बेहद कम यूज होता है, ये रिलेशन बेहद कम यूज होता है, इसलिए हम इसको कम करेंगे, बस आपको समझ आना चाहिए। अब वर्क बराबर हो गया, टाइम बराबर हो गया। अब यदि इफिशियंसी इज कांस्टेंट, इफिशियंसी इज कांस्टेंट, फिर क्या होगा, जब आपका एफिशिएंसी कांस्टेंट हो तो कैसे करोगे, तो देखो W = E × T होता है, आपको पता है।
अब एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो दोनों में ई कांस्टेंट रखो, इसको T1 टाइम लग रहा है, इसको T2 टाइम लग रहा है, W1 वर्क है, ये W2 वर्क है। अब ई बराबर करो तो क्या हो जाएगा बताओ, ई बराबर करोगे तो T1 अपॉन में W1 हो जाएगा, T1 अपॉन में W1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा T2 अपॉन में W2, T2 अपॉन में W2, यानी ये मैंने ई बराबर ई के बराबर किया है दोनों को, समझ आया। अब इनको बराबर करूंगा तो यहाँ से देखो रिलेशन निकल के आता है T1 W1 इक्वल टू T2 W2। इसका अर्थ क्या है, जो टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क से, वर्क के, यानी जो वर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, या टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क, ये रिलेशन निकल कर आता है, समझ आया। क्योंकि ई को कांस्टेंट करना है डायरेक्ट, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमारे पास होता है W इक्वल टू ई इंटू टी ना। जब एफिशिएंसी कांस्टेंट है इसको 1 कर दो, बराबर को हटा के यहाँ पे इनवर्स वो प्रोपोर्शन लगा दो, साइन लगा दो, तो इंटू टी हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू टी, समझ आया। यानी इसका अर्थ है वर्क बढ़ाएंगे तो टाइम भी बढ़ेगा, टाइम को कम करेंगे तो वर्क भी कम होगा, समझ आया, सेम लिमिट में कम होगा, कम ज्यादा होगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये वर्क करती है। अब ये तीन रिलेशन आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के अंदर कौन सा था, फर्स्ट ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, याद रख लेना इसको। सेकंड रिलेशन आपका क्या है, सेकंड रिलेशन आपका ये है, याद रख लेना। और थर्ड रिलेशन आपका ये है, इसको याद रख लेना। इन तीनों के भी आप क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। अब समझ नहीं आया तो रिपीट कर लेना, एक बार इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। याद कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया, जिसको भी कांस्टेंट करना उसको 1 कर दो और बराबर को हटा के प्रोपोर्शन का साइन है वो लगा दो, राइट, प्रोपोर्शन का साइन लगा दो, बस इजीली हो जाएगा, समझ आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो वर्क, एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेज। अब ये वेज क्या होता है, वेज होता है दिहाड़ी। देखो दिहाड़ी किस पर निर्भर करती है, दिहाड़ी निर्भर करती है समय पर और आपके काम पर, समय पर और आपके काम पर निर्भर करती है। जैसे देखो यदि एक मजदूर है 8 घंटे पर डे काम करता है, 8 घंटे पर डे काम करता है, तो उसको सपोज उसको 500 रुपये मिलते हैं, उसको 500 रुपये मिलते हैं, 8 घंटे 500 रुपये मिलते हैं, यानी एक डे की उसकी क्या होगी, वेज होगी, एक दिन की उसकी क्या होगी, दिहाड़ी हो गई। यदि सपोज वो आधा दिन काम करेगा यानी 4 घंटे काम करेगा तो उसको कितना मिलेगा, 250 रुपये, समझ आया। यानी 1/2 डे यानी हाफ डे का उसको इतना मिलेगा, यानी हाफ डे के अंदर 4 घंटे काम करेगा, यानी ड्यूटी टाइम होता है 8 घंटे, तो एक दिन का उसका 500। अब ना ये तो दिन के हिसाब से उसको वेज मिल रही है। अब ना कुछ एक केसेस में डे आपका होता, जो आपका आवर होता है ना उसके हिसाब से मिलता होता है। जैसे अदर कंट्री की बात करूँ, जो फॉरेन कंट्री होती है उनकी बात करूँ तो वहां पे घंटे के हिसाब से काम मिलता है, क्योंकि वर्क वहां पे डिसाइड नहीं होता वर्क कितना है, जितने घंटे में काम कंप्लीट कर दोगे उस हिसाब से आपको पे कर दिया जाएगा, राइट, यू विल बी पेड, आपको पे कर दिया जाएगा। अब वहां पे वर्क होता है वो आपका 1 आवर के हिसाब से होता है, वहां पे $50, $20, $30, $100 पर आवर आपको दिए जाते हैं वर्क के हिसाब से, वो आपकी होती है दिहाड़ी, वेज होता है आपका वेज। अब ये किस पर निर्भर करता है, ये आपकी जो दिहाड़ी होती है वो आपके काम पर, आपका जो समय होता है उस पर डिपेंड करती है, उसके रेशियो पर डिपेंड कर सकती है। और आपकी जो एफिशिएंसी होती है इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम जो वेज आपका वेज वो किस हिसाब से बांटेंगे, वो बांटेंगे आपकी एफिशिएंसी के रेशियो के हिसाब से, आपके एफिशिएंसी के रेशियो के हिसाब से हम आपको वेज डिसाइड करेंगे, समझ आया। जिसकी ज्यादा क्षमता उसको ज्यादा पैसा, जिसकी क्षमता कम उसको कम पैसा, यानी जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा, समझ आया। जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्या है, एक होता है रेशियो, एलसीएम, जो आपको बेहद बार यूज किया जाएगा एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो है बहुत बार आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम
के बारे में कौन कौन जानता है बच्चा? एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो मान जो न्यूनतम होता है, राइट, जो मान न्यूनतम होता है। जैसे 20 और 40 में यदि मैं कॉमन लेना चाहूँ तो इनका लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इसका लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ऐसा मान जिसमें इस 20 का भी डिवाइड जाए, 40 का भी भाग जाए तो 40। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 40। अब इस 40 में 20 का भी भाग जाएगा और 40 का भी भाग जाएगा, यानी दोनों चीजें उससे क्या हो रही है? कट जानी चाहिए, यानी डिवाइड उसका कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं हम एलसीएम। अब यहाँ पे देखो 60 और 120 है, तो कैसे करोगे? 120 इनका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 120 में 60 का भी डिवाइड जाएगा और 120 का भी जाएगा। इस हिसाब से आपको करना होता है। अब देखो 2 4 6, इसको कैसे करोगे? देखो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें इन तीनों का डिवाइड जाए। देखो 6 चौका 24, 24 और 2, यानी 2 4 6, तो यहाँ पे ले लो आप 12 ले लो ना। देखो 12 में 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, तो 12 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। यानी ऐसा नहीं है अभी आप यहाँ पे 24 ले लो तो होगा नहीं, 24 ले लोगे तो भी हो जाएगा। समझ आया? तो लिस्ट कॉमन फैक्टर का अर्थ है सबसे न्यूनतम संख्या माननी है ताकि सवाल हल हो जाए, बिल्कुल मतलब कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसा नंबर ढूंढना है हमें, ऐसा नंबर जो कि तीनों से या जिसका भी हम एलसीएम ले रहे हैं उनसे पूरा कंप्लीटली क्या होए? डिविजिबल हो, और वो नंबर छोटा भी हो, राइट, वो नंबर छोटा भी हो। चलो ये एलसीएम के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट, जो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए आप, क्वेश्चन का लेवल देखिए आप कैसे आता है। जैसे हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, हमारे पास 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए बी एंड सी, 3 व्यक्ति है। अब एक काम है हमारे पास, एक यूनिट कोई काम है, यूनिट काम है। अब ये काम कितना है ये पता नहीं है, ये काम अभी पता नहीं है, लेकिन हमें ये दिया गया है कि ए इस काम को 10 दिन में करता है, ए इस काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, और सी उस काम को 20 दिन में करता है। हमें ये दे दिया, हमें ये दे दिया कि ए इस काम को 10 दिन में करता है, बी इस काम को 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। तो बताओ तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, या बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? कितना काम, जो कि हमें नहीं दिया, हमें सिर्फ उसको मानना है 1 यूनिट। तो अब देखो, अब यहाँ पे जरूरत होती है एलसीएम की। हम कोई ऐसा नंबर मानते हैं, हम कोई ऐसा नंबर मानते हैं जिसमें इन तीनों का डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, कंप्लीटली ये डिवाइड हो, मतलब इनका भाग जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए इन तीनों का, 10 का, 15 का, 20 का, कोई ऐसा नंबर मानना है, राइट, कोई ऐसा नंबर मानना है मुझे। तो देखो ऐसा नंबर क्या हो जाएगा बताओ, जिसमें 15 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा और 20 का भी जाएगा। तो एलसीएम लेना है, बस एलसीएम लेना तो आपने सीखा ही होगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका? 60 ले लेता हूं, तो 60 एक ऐसा नंबर होगा जिसमें 20 का भाग भी जाता है, 15 का भी जाता है और 10 का भी जाता है। तो मैं क्या कर लूंगा, एक ऐसा नंबर एलसीएम ले लूंगा 60, यानी मैं इस काम को 60 मान लूंगा। जो एक यूनिट है ना, इसको मैं 60 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 60 मान लूंगा। ये कंप्लीट वर्क है नहीं, ये 60 मैंने माना है, एज्यूम किया है, इसके अकॉर्डिंग तीनों की एज्यूम। अब देखो, अब ये इनकी क्या है, 10 डेज में करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। तो ये हमारा क्या एफिशिएंसी है ना, इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता है ये, यानी 60 काम को ये 10 दिन में कर सकता है, राइट, ये 60 काम को 15 दिन में कर सकता है, ये 60 काम को 20 दिन में कर सकता है। अब जब ये 60 काम को 10 दिन में करता है, ए 60 काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा निकाल सकते हो ना आराम से। इन तीनों का मैं 1 डे वर्क निकाल लूंगा, 1 डे वर्क निकाल लूंगा, जो कि उनकी पर डे एफिशिएंसी होगी। समझ आया? अब इसने 60 काम 10 दिन में किया, तो एक काम कितने दिन में करेगा बताओ? 60/10 ना, 6 दिन में। मतलब एक दिन में कितना काम करेगा वो निकल जाएगा। टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम, 10 दिन लग रहा है, तो 60/10 करूंगा तो 6 यूनिट, 6 यूनिट क्या हो जाएगा? ये 6 यूनिट पर डे काम किया जा रहा है, पर डे काम किया जा रहा है। समझ आया? एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है तो 10 दिन में 60 यूनिट काम हो जाएगा। समझ आया? 60 यूनिट काम हो जाएगा। अब ये एक दिन में ये 60 काम 15 दिन में करता है,
60 काम 15 दिन में करता है, यानी 60 काम करने के लिए 15 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट पर डे। ऐसे निकालना है, 1 डे वर्क निकालना है आपको। अब ये 20 दिन के अंदर 60 काम करता है, यानी 60 काम 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 20 या 60 ना, 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे काम करेगा ये, राइट। अब आगे देखो, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि ए अकेला, ए और बी यदि इस काम को मिलकर करें तो कितना दिन में काम कर देंगे? यानी ए और बी यदि मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा? बताओ, ए और बी मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? तो कैसे करोगे बेटा? आप ये पता करो कि एक दिन में ए कितना काम करता है और एक दिन में बी कितना काम करता है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, जो कि हमारी है एफिशिएंसी, राइट। ए की एफिशिएंसी क्या है? ए की एफिशिएंसी है 6 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी है हमारी 4, यानी ये एक दिन में दोनों मिलकर के 10 काम करते हैं, राइट। एक दिन में कितना काम करते हैं? ए और बी मिलकर के 10 काम करते हैं, यानी 6 काम तो ए करता है और 4 काम बी करता है, यानी एक दिन में दोनों मिलकर के 10 काम करते हैं। और कुल काम यानी 60 काम कितने दिन में करेंगे फिर बताओ? तो कैसे करोगे? 60 अपॉन में 10, तो इन दोनों ने मिलकर के 6 दिन के अंदर ये काम कर देंगे। यदि ये 60 काम इनसे करवाना है, ए और बी दोनों से मिलकर करवाना है, तो ये दोनों 6 दिन में ये काम कर देंगे। समझ आया? अब यदि तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो फिर कितना टाइम लगेगा? यानी ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करें, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ए एक दिन में कितना काम करता है, बी कितना करता है और सी कितना करता है। तो सी का हमें पता है एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। अब ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तीनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं ये 6 और 4 10 और 3 13, 6 और 4 10 और 3 13, यानी 13 काम कर रहे हैं ये, 13 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। अब इस हिसाब से 60 काम कितने दिन में कर देंगे? 60 अपॉन में 13, 60 अपॉन में 13, 13 5 65, 13 चौका 52, 13 चौका 52। अब 4 दिन तो इनको लगेंगे, लेकिन कुछ ऊपर भी लगेगा। देखो 52 सही 8/52, 8/13 डेज, इतने टाइम में ये कर देंगे काम। ए बी सी तीनों को मिलकर यदि मैं करवाऊंगा तो तीनों 60 काम को 13 यूनिट के हिसाब से 4 सही 8/13 दिन में कर देंगे। 4 सही 8/13 दिन में आराम से कर देंगे। समझ आया कैसे करना होता है? अब इस आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ये आपके जो क्वेश्चन का टाइप है ये प्री के अंदर पूछे जाते हैं। अब इस पे और प्रैक्टिस करते हैं। देखो, जैसे ए किसी काम को करता है 20 दिन में, राइट, और बी किसी काम को करता है 40 दिन में, 40 डे में, तो बताओ ए अलोन कितने दिन में करेगा? अब ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे? सिंपल है, ए 20 दिन में करता है और 40 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या ले लूंगा? 40 ले लूंगा, क्योंकि 40 में 20 का भी भाग जाएगा, 40 का भी। तो इसकी 1 डे एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी? ए की निकल जाएगी। यदि 40 काम करता है 20 दिन में, तो एक दिन में करेगा 2 काम। समझ आया? 2 यूनिट काम हो जाएगा। ये एक दिन में 40 काम, यानी 40 काम 40 दिन में करता है, तो एक दिन में एक ही काम करेगा ना, तभी 40 दिन में 1 यूनिट। यदि दोनों ए, अब देखो ए अलोन कितने दिन में करेगा? तो ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 40 काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में ना, ऑब्वियसली सी बात है, 20 दिन में, तो 20 दिन दे ही रखा है। और ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे फिर बताओ? एक दिन में ये 3 काम करते हैं दोनों मिलकर, 2 काम ये करता है ए और 1 काम बी करता है, तो यानी 3 काम करते हैं। तो अब 40 काम 3 के हिसाब से कितने दिन में करेंगे? देखो बताओ, ये हो जाएगा 3 है 30, 3 राइट, 30 और ये 10/3 यानी 3 3 9 राइट, और 3 यानी 3.33 डेज के अंदर ये अपना टोटल काम कर देंगे, जिसको आप ऐसे लिख लो 3 अपॉन में 3 और ये 30 और 10 अपॉन में 3,
डेज, यानी 3 से ही 10/3 हो जाएगा। इतने डेज में ये टोटल काम करेगी। समझ आया? 10 को आप 1/3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3, 3/1/3, इसको 3/1/3 भी लिख सकते हो। इतने दिन में ये काम हो जाएगा, दोनों मिलकर करेंगे तो। और ए और बी अकेले करेंगे तो 20 और 40 सेम ही करेंगे, राइट। अब देखो पी किसी काम को 15 दिन में करता है और क्यू उसी काम को 30 दिन में करता है, और पी क्यू आर उसी काम को कितने दिन में करता है बताओ? मान लो आप 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है। समझ आया? तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी P + Q + R तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो कर दो आराम से। P 15 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, 5 दिन में करता है, यानी उस काम को आप मान लो एलसीएम लेकर के। उस काम को क्या मानोगे? 30, 15 और 5। देखो 30 में 5 का भी भाग जा रहा है 15 की, तो उस काम को आप 30 ही मान लो। अब 30 काम को 15 दिन में करता है P, तो एक दिन में कितना काम करेगा बताओ? एक दिन में 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करेगा। समझ आया? अब ये 30 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में 1 ही काम करेगा। अब ये 5 दिन के अंदर 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम, 6 पंजा 30। समझ आया? तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है? आर की है ना। अब तीनों मिलकर के ये 30 काम कितने दिन में करेंगे, तो तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं वो देखो पहले। 6 काम ये करता है, 2 काम पी करता है, यानी टोटल तीनों मिलकर के एक दिन में 9 काम करते हैं। तो 30 काम कितने दिन में कर देंगे? 30/9, 30/9 डेज हो जाएगा आराम से। अब यहां से पूछ ले आपकी कि क्यू और आर मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो क्यू और आर एक दिन में कितना काम करेंगे बताओ? क्यू और आर एक दिन में करेंगे 6 और 1 7 काम करेंगे, तो 30 काम कितने दिन में कर देंगे? 30/7 डेज। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना आगे। समझ आया? इस हिसाब से हो जाएगा आराम से। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। चलो अब आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते हैं, राइट। क्वेश्चन के अंदर भी कुछ एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्वेश्चन देखने के बाद ही समझ में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। यहां देखो इस तरीके का क्वेश्चन होता है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, हिंदी मीडियम के लिए भी है, दोनों आप कर सकते हो। देखो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क, उसी काम को 30 दिन में करता है। हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। वो यदि दोनों मिलकर 7 काम करेंगे तो कितने दिन में टोटल काम को कर देंगे। तो कैसे करना है, बस ए यहाँ लिखो, ए 20 दिन में काम करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, और दोनों मिलकर पूछा है, यानी ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछा है। तो देखो एलसीएम ले लो 20 और 30 का, 60 एलसीएम ले लो। 60 लूंगा तो 20 या 60, एक दिन का काम इसका हो जाएगा 3 यूनिट और इसका हो जाएगा 30 2 यूनिट, यानी दोनों मिलकर के 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। दोनों मिलकर के 5 यूनिट काम करते हैं, यूनिट पर डे, और ये हो जाएगा यूनिट पर डे। समझ आया? ये एक दिन में 3 काम करता है ए, और ये एक दिन में 2 काम करता है। इस हिसाब से दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे? 60/5, तो 12×5 60, यानी 12 डेज में। 12 डेज में, यानी ए और बी दोनों मिलकर 7 काम करेंगे तो 12 दिन के अंदर सारा काम कर देंगे आराम से। 12 डेज आंसर। समझ आया? इतना आसान है। दोबारा देख लो, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को, देखो सेम वर्क लिखा है, 30 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन फिनिश द वर्क इन इफ दे वर्क टुगेदर। दोनों मिलकर यदि उस काम को करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो बस यही किया है, ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लिया 60, यानी 60 काम मान लिया मैंने। अब उस हिसाब से बी एक दिन में 3 काम करता है और एक दिन में 2 काम करता है बी, और ए आपका एक दिन में 3 काम करता है, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं। दोनों 5 काम करते हैं, तो 60 काम कितने दिन में कर लेंगे, तो 60/5 कर दूंगा तो 12 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा, जो दोनों मिलकर करेंगे। राइट? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है, और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया। एफिशिएंसी क्या होती है? आपकी होती है क्षमता, काम करने की जो क्षमता होती है। अब देखो, इसको आगे करेंगे, बाद में करें, या भी कर लें, अभी कर लेते हैं। देखो P इज
50% more efficient than Q. If Q alone can finish a work in 30 days, in how many days can P alone finish the same work? देखो P की क्षमता की बात की जा रही है कि P है ना, P क्या है, P Q से 50% ज्यादा काम करता है, 50% ज्यादा काम करता है, अधिक काम करता है। समझ आया? सपोज यहां लिख लेता हूं मैं P, यहां Q, इसको समझो आप। P यदि एक काम करता है ना तो इसका 50% कितना हो गया? 50%। इसका 50% कितना हो? आधा ना। तो Q आपका यदि Q आपका एक काम करता है ना तो ये 1.5 काम करेगा। समझ आया? 1.5, क्योंकि ये 50% ज्यादा करेगा। यदि ये 2 काम करता है ना तो ये इसका 50% ज्यादा, यानी ये 3 काम करेगा। यदि ये 3 काम करता है ना तो ये कितना काम करेगा? इसका 50% यानी 1.5 इसमें जोड़ दो तो ये 3 और 4.5 काम करेगा। यदि ये 6 काम करेगा ना तो ये आपका 6 और 3 9 काम करेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि Q है ना, Q 50% ज्यादा काम कर रहा है। अब इसको शॉर्ट में कैसे समझेंगे? शॉर्ट में ऐसे समझेंगे, देखो P 50% एफिशिएंट है। 50% का मतलब क्या होता है पता है? 50% का मतलब होता है 1/2। ये P की बात कर रहा हूं मैं। P ज्यादा काम कर रहा है, P की एफिशिएंसी ज्यादा मतलब क्षमता ज्यादा है, 50% ज्यादा है, राइट। 50% को 1/2 लिखा ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? 1 + 1/2 यानी 3/2। 1 + 1/2 कर दो इसको, यानी ज्यादा बोले तो 1 + 1/2 कर दो, तो इसको 3/2 कर दो डायरेक्ट। शॉर्ट में कैसे लिखोगे? शॉर्ट में सिंपल देखो, ये 1 है ना, इस 2 में ऐड करके लिख दो डायरेक्ट, ज्यादा पूछे तो ये हो जाएगा 3/2। यानी Q यदि 2 काम करता है तो P आपका 3 काम करेगा। तो P और Q का रेशियो आ गया ना, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्या Q यदि 2 काम करता है तो ये 3 काम करता है एक दिन के अंदर। समझ आया? अब यहां पे आगे देखो क्या है, इफ Q alone can finish a work in 30 days, 30 days, एक काम को Q 30 दिन में पूरा करता है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, Q है जो आपका एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। एक दिन में 2 काम करता है, ये हमने निकाल लिया एफिशिएंसी से। 2 काम करता है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? 1 डे वर्क होता है ना। तो अब ये बोल रहा है Q एक काम को 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन में। तो मेरे को एक बात बताओ, 30 दिन में Q ने कितना काम किया होगा? एक दिन में 2 काम करता है तो 30 दिन में 60 काम किया होगा ना। यानी टोटल वर्क हमें पता लग गया ना, टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया ना, टोटल वर्क 60 हो गया ना। समझ आया? यहाँ एफिशिएंसी पता लग गया ना, तो टोटल वर्क निकल गया आराम से। टोटल वर्क कितना हो गया? 60। अब ये 60 टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क आ गया। अब यहां देखो, इफ हाउ मेनी P अलोन फिनिश द वर्क। अब P अकेला कितने दिन में करेगा? P अकेला एक दिन में 3 काम करता है। यहां से देखो तो 60 काम कितने दिन में कर देगा बताओ? 60/3 ना, तो 20 दिन में कर देगा। हो गया आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूं मैं। देखो यहां देखो क्या सिस्टम है, यानी P है ना वो 50% ज्यादा एफिशिएंट है, यानी उसकी क्षमता ज्यादा है, 50% ज्यादा है। समझ आया ना? इसका अर्थ है सिंपल सा कि Q यदि एक काम करता है ना तो P आपका 1.5 काम करेगा, 50% ज्यादा काम करेगा। Q आपका 2 काम करता है ना तो P आपका 3 काम करेगा, 50% ज्यादा काम करेगा। तो ये 2 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा, यानी P की एफिशिएंसी ज्यादा है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब ये बोल रहा है Q ने अकेले 30 दिन में काम कर दिया, तो Q ने 30 दिन में कितना काम किया होगा? Q एक दिन में 2 काम करता है तो 30 दिन में टोटल 60 काम किया होगा ना। वही तो टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आ गया 60। तो P उसी 60 काम को कितने दिन में करेगा? उसी 60 काम को 3 के हिसाब से 20 दिन में पूरा कर देगा। इजी है बिल्कुल।